लड़ा जाएगा ना? अब ये तो पार्टी तय करेगी, मेरे हाथ में नहीं है। हाँ? नहीं, इतना प्यार, इतना सम्मान मिल रहा है। नहीं, वो और तो पार्टी भी आपसे काफी खुश है। कहीं भी प्रचार करना हो तो सबसे पहला नाम आपका आता है, अगर पार्टी का प्रबंध करना हो तो सबसे पहला नाम आपका आता है। सोशल मीडिया टीम आपकी बुलाई जाती है जो दूसरे राज्यों इसी कारण से केंद्र सरकार सबसे ज्यादा हमारे यहाँ छापा डालती है। और इसीलिए आप कहते हैं कि यहाँ पर बच्चों के दाखिले यहीं करा लें ईडी के अफसर अपने। हाँ? मतलब पूरे देश में देख लीजिए, सब जगह छापा पड़ने, लेकिन सबसे ज्यादा केस बना थे छत्तीसगढ़ में। और सबसे ज्यादा आप ही तो सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं और सरकार को आड़े हाथों रहते हैं। प्रधानमंत्री जी से सवाल जवाब करते हैं, तमाम मंत्रियों से सवाल जवाब करते हैं सोशल मीडिया पर, चिट्ठियां लिखते हैं। पत्रकारों से सबसे ज्यादा दोस्ती भी मेरी है। कहीं भी पकड़ लेते हैं और मुझसे सवाल भी कर लेते हैं, और मुझे कोई सवाल के जवाब देने में कभी कोई संकोच नहीं हुआ। जो सवाल पूछना है पूछते जाइए, जो मुझसे उत्तर बनेगा मैं दे देता हूँ। हाँ, तो मेरे वाले सवाल का जवाब का उत्तर आपने सीधे सीधे नहीं दिया कि आप ही होंगे चेहरा सीएम पद का, या जो चीज मेरे हाथ में नहीं है, क्योंकि क्षेत्रीय दल तो नहीं, कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है। राष्ट्रीय पार्टी के अपने नियम है, उसके संविधान है, उसकी व्यवस्थाएं है, उसकी परंपराएं हैं। तो ये चेहरा छत्तीसगढ़ में कौन होगा, इसका डिक्लेयर भूपेश बघेल नहीं कर सकता। इसको तो राष्ट्रीय अध्यक्ष करेंगे, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हाईकमान उसको निर्णय लेंगे, हमारे प्रवक्ता उसको डिक्लेयर करेंगे, या हमारे प्रभारी हैं वो डिक्लेयर करेंगे। तो कौन होगा? तो जो निर्णय मेरे हाथ में नहीं है, मैं सीधा जवाब कैसे दे सकता हूँ आपको? आमतौर पर कांग्रेस रूल स्टेट्स में सोशल मीडिया का उस तरह से इस्तेमाल नहीं होता जैसे दूसरी पार्टियां करती हैं, तो उसके पीछे आपका क्या विजन रहा? क्योंकि आप सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहते हैं। देखिए, उसका कारण ये है कि ये संचार क्रांति तो राजीव जी के समय हुआ। कंप्यूटर लाना है, मोबाइल लाना है, सुपर कंप्यूटर लाना, लेकिन इसका उपयोग 2014 में हमारे विपक्षी दल के लोग कर लिए। और सोशल मीडिया में जो है ज्यादा, अब राजेंद्र तिवारी जी बैठे हैं, रवि घोष जी बैठे हैं, ये हम लोग तो, धनेन्द्र भैया बैठे हैं, हम लोग तो, हमारी सुबह चाय के साथ पेपर होना जरूरी है। लेकिन आज की जो पीढ़ी है वो पेपर ऊपर नहीं पढ़ते, टेलीविजन भी नहीं देखते। टेलीविजन तो केवल महिलाएं देखती है, सीरियल वो ज्यादा देखती हैं। लेकिन जो नई पीढ़ी है उसके हाथ में मोबाइल है। वो सुबह उठ के सबसे पहले मोबाइल देखेंगे, किसका किसका मैसेज आया, कौन सी घटनाएं घट गई, तुरंत देखे। तो उसके हाथ में मोबाइल है, और उसी मोबाइल के जो खबरें हैं उसको सच मान लेते हैं। और हम लोग तो बोले हमारे इतने संबंध है, कैसे हमको साथ छोड़ देंगे। हम लोग उसी में धोखा खा गए 2014 में, नुकसान भी उठाए। लेकिन उसको ध्यान में रखते हुए 2018 का जो चुनाव हुआ, बोले सोशल मीडिया बिना हम लड़ाई नहीं लड़ सकते। सोशल मीडिया बहुत बड़ी ताकत है, और उसका उपयोग 2018 में हम लोगों ने किया, और हम लोगों को उड़ गई विकास की चूड़िया, विकास खोजो यात्रा, वो तमाम हम लोग निकाले, तो 15 साल की सरकार 15 सीट में सिमट गई। तो यानी कि सोशल मीडिया का आपने विपक्षियों मतलब आपने उसी तरह से जवाब देना सीख लिया, उन्हीं की स्ट्रैटेजी को अपनाना सीख लिया है और इस्तेमाल करना सीख लिया। एक और स्ट्रैटेजी आप पे कहा जाता है कि उन्होंने आपने हाईजैक कर ली है विपक्ष की, बीजेपी की, राम, प्रभु श्री राम। देखिए, ये थोड़ा सा इतिहास को समझना पड़ेगा। राम इनके कभी थे नहीं भाई, पूरे राम मंदिर से उठ खड़ी हुई पार्टी, और आप कह रहे राम उनके नहीं थे। राम तो ये 85 के बाद आए ना ये लोग, वो लड़ते रहे होंगे 1952 से लड़ाई, वो दूसरे लोग थे। ये लोग तो 85 में आए। लेकिन इसके पहले यदि राजनीतिक कोई व्यक्ति राम का नाम और राम धुन या राम के भजन किसी ने प्रयोग किया तो महात्मा गांधी ने किया 1920 से। वो हर प्रार्थना सभा में रघुपति राघव राजा राम के भजन गाए जाते थे। तो राम तो हमारे नेता के थे, और मरते वक्त उन्होंने जब गोली लगी तो हे राम करके उन्होंने प्राण त्याग गए। तो राम इसके कहां हो गए? और उसके बाद 15 साल रमन सिंह यहाँ मुख्यमंत्री रहे, भारतीय जनता पार्टी सरकार रही। छत्तीसगढ़ में बहुत लंबी यात्रा राम की रही, वनवास के समय 2200 किलोमीटर यात्रा की, लेकिन कभी राम वनगमन पर्यटन पर नहीं बनाया। उन जगहों में जहां भगवान राम रुके, सबरी के जूठे बेर खाए, उनके ननिहाल चंदखुरी में माता कौशल्या के मंदिर, उसके कभी विकास करने की बात उन्होंने नहीं सोची, हमारी सरकार ने किया। तो राम तो ये राम वनवासी राम है, राम सबरी के राम है, कौशल्या के राम है, और हम सबके भांचा राम है। हमारा तो रिश्ता है राम से, हमारे भांचा राम है, तो हमारा तो रिश्ता है। हम लोग तो सोते उठते
जब भी वो राम मेहनत कर रहे हैं, पसीने से तरबतर हो गए तो राम को याद करते हैं। कोई मिलते हैं तब भी राम राम कहते हैं, विदा होते हैं तब राम राम कहते हैं, सोते हैं तभी राम के नाम लेके सोते हैं, उठते हैं तब राम का नाम लेते हैं। ये वोट के लिए राम का नाम लेते हैं। तो यानी आपने विपक्षियों की, जो आपके विरोधी हैं, उनकी जो स्ट्रैटेजी है, आपने दोनों, ये हमारी सोशल मीडिया हो या फिर प्रभु राम का नाम, हाँ, हमने गाय भी हो सकते हैं, गाय भी छीन लिया। हाँ, गाय भी छीन लिया। आप हाँ, तो मतलब गोबर खरीद के लोगों को, स्ट्रेस जो है उन पर लगाम लगा रहे हैं। माता सेवा कौन कर रहे हैं? ये लोग केवल गाय के नाम से, राम के नाम से वोट मांग सकते हैं। हमने राम हमारे थे, हैं और आगे रहेंगे। राम का देखिए ये लोग कैसे जो छवि कैसे बदलने की कोशिश की। राम सौम्य है, सरल है, कभी उसको क्रोधित होते नहीं देखा। तो राम उस रूप में हम देखते आए हैं, बाल्यकाल से पीढ़ी दर पीढ़ी देखते आ रहे हैं। लेकिन इन्होंने राम को हमेशा युद्ध में तैयार, तत्पर युद्धक राम के रूप में उन्हें प्रस्तुत कर दिया। राम नहीं हो गए, रेम्बो हो गए, हमेशा युद्धक। नहीं तो राम दरबार की तस्वीर सबके घर में मिलेगा, रामायण सबके घर में मिलेगा। हनुमान जी की तस्वीर कितने सौम्य सरल दिखते हैं, भक्ति में डूबे हुए हनुमान जी दिखाई देते हैं, कभी ज्ञानी के रूप में, कभी भक्त के रूप में, कभी वीर हनुमान के रूप में हम देखते हैं, बजरंग बली के रूप में देखते हैं। लेकिन उसको क्रोधित नहीं देखे। लेकिन अभी जितने भी आप बैनर देखेंगे, ध्वज देखेंगे, सब में एंग्री बर्ड बना दे, आंखें लाल लाल, बाल बिखरे बिखरे, आधा लाल आधा काला, और हनुमान जी की तस्वीर ही बदल डाले भाई। तो राम के और हनुमान की छवि बदलने का काम कर रहे हैं, जो वर्षों वर्ष से जिस छवि को हम लोग धारण किए हैं, उस छवि को बदलना चाहते हैं, जो बहुत गलत है। छवि को बदलने की कोशिश तो एक फिल्म में भी हुई, आदि पुरुष में, वो तो और भयानक है, कंट्रोवर्सी हुई, वो तो भयानक है, आज तक कार्रवाई नहीं हुई। तो इनके लिए जो राम है, इनके लिए हनुमान जी है, वो वोट दिलाने के लिए है, व्यापार के लिए है, वो नफरत फैलाने के लिए है, वो वोट दिलाने के लिए है। और हमारे राम हैं, वो गरीब के हैं, आदिवासी के हैं, बनवासी के हैं, सबरी के हैं, जो मेहनत कश लोग हैं, वो करुणामयी राम है। तो राम का आशीर्वाद छत्तीसगढ़ में आपके ऊपर, आपकी सरकार के ऊपर बरसेगा क्या? देश में भी ये राम आपका साथ देंगे? बजरंग बली का गदा है ना, वो भ्रष्टाचारियों के सर पे पड़ा है कर्नाटक में। बजरंग बली की बहुत जय बुलाए, लेकिन पड़ा उनके सर पे गदा, है ना। और ये जो पिक्चर आई है और उनका फजीहत कर दिया है, क्योंकि उसे सभी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री प्रति आभार व्यक्त किया है। नहीं तो ये राम का नाम जो है, राम के ननिहाल में ही काम करेगा या देश भर में भी काम करेगा कांग्रेस पार्टी के लिए? धीरे धीरे जनता समझती है कि कौन किस लिए राम का नाम ले रहे हैं, उसका उपयोग क्यों किया जा रहा है, कौन सेवा भाव के लिए कर रहे हैं, कौन संस्कृति के लिए कर रहा है, और कौन अपने स्वार्थ के लिए कर रहा है। ये जनता धीरे धीरे समझ। आप लोग राम का नाम जपते हैं और राम को याद करते हैं, एक सॉफ्ट हिंदुत्व की छवि जो है वो पेश करने की कोशिश की जाती है, लेकिन इस बीच आप ही की पार्टी के कुछ नेताओं के ऐसे बयान आ जाते हैं जो उस पूरी प्लानिंग में खलल पैदा कर देते हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी पार्टी और सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व करती है, तो सभी वर्गों का। अब इसमें जैन भी है, इसमें बौद्ध भी है, इसमें मुसलमान भी है, इसमें सिख भी है, इसमें ईसाई भी है, इसमें कबीर के मानने वाले हैं, तो सभी के मानने वालों को प्रतिनिधित्व करती है। अब जो साकार ब्रह्म को मानते हैं वो भी है, जो निराकार ब्रह्म को मानते हैं वो भी है, जो पूजा पाठ करते हैं, जो ध्यान करते हैं, जो योग करते हैं, सब कांग्रेस पार्टी में। तो कोई जो जिस वर्ग से आता है, यदि उसमें कुछ बोलोगे तो वो अपने हिसाब से बोलेगी, लेकिन मीडिया जो है वो एक लाइन पकड़ लेती है, फिर उसके बाद। लेकिन देखिए, मीडिया को लाइन सब लोग अच्छे से मीडिया को ही कह देते हैं, लेकिन मीडिया को भी लाइनें जो हैं वो नेता ही देते हैं, और उसको फिर हम पकड़ के आगे चलते हैं। तो आपको पता है ना कि कौन नेता कब क्या बयान देंगे, तो वो बयान रुकते भी तो नहीं है। उसी के पास जाके आईडी पकड़ा देते हैं आप। अच्छा, चलिए एक सवाल अब अगला जो है, क्योंकि मुझे पता चला है कि आपके पास वक्त की कमी है, तो प्रदेश से जुड़े हुए कुछ सवाल ना छूट जाए, मेरी कोशिश यही रहेगी। नक्सली हमले जो है एक चुनौती थी, और इसका दंश आपकी पार्टी से बेहतर तो कोई समझ ही नहीं सकता। पूरी की पूरी लीडरशिप जो है वो खत्म हो गई थी एक नक्सली हमले में। लेकिन इस समस्या से पूरी तरह से निदान पाने में अभी भी सफलता नहीं मिल पाई है। इसके पीछे क्या कंस्ट्रेन रह जा रहे हैं इसको सॉल्व करने में? देखिए, ये समस्या बहुत बड़ी है
और बहुत लंबे समय से, जिससे हम लोग लगातार ग्रसित रहे हैं। पिछले सरकार में इसको निपटने के लिए उसकी जो नजरिया थी, हमारा बिल्कुल वो नजरिया अलग है कि बंदूक के बदले बंदूक, गोली के बदले गोली, तो ये पिछले सरकार की रही है। उससे मर्ज बढ़ता गया और वो फैलते गए। लेकिन हमने कहा कि नहीं, ये जो समस्या है, जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समस्या है, लोगों को अधिकार संपन्न बनाने की बात है, लोगों को अपने पक्ष में करने के है, लोगों के विश्वास जीतने का है। तो हमने जो नारा दिया, विश्वास, विकास और सुरक्षा, तो सबसे पहले वहां बस्तर के लोगों के विश्वास हमने जीतने की कोशिश की। जमीन वापस किया आदिवासियों का, तेंदुपत्ता खरीदी की, शिक्षा की व्यवस्था की, स्वास्थ्य की व्यवस्था की, रोजगार की व्यवस्था की। लोगों को लगा ये सरकार हमारी अपनी सरकार है। तो जब ये विश्वास हुआ कि सरकार हमारी अपनी है, तो हमसे खुल के बात करना शुरू किया। और वो आज वहां के आर्थिक स्थिति में बड़ा बदलाव आया, सामाजिक क्षेत्र में बड़ा बदलाव आया। समाज के लोगों को बुलाया, उसके जमीन दी, उसको भवन बनाने के लिए दिया, हॉस्टल खोले, कॉलेज खोले, जो बंद थे उसको फिर से शुरू किए। तो अब जो व्यक्ति उधर थे अब इधर आ गए, तो कमजोर तो होना ही है। लेकिन पर अभी भी रुक नहीं रहे। अप्रैल में भी नक्सली हमला हुआ, मतलब ये रुक नहीं रहे। देखिए, अभी तक के बस्तर में करीब 650 गांव हमने नक्सलियों से खाली करा लिया है। अब जो नक्सली हैं वो थोड़े से सुकमा जिले में, बीजापुर में, नारायणपुर में, कोंडागांव पूरा खाली हो गया। भारत सरकार ने भी नोटिफाई कर लिया। कांकेर में लगातार घटनाएं होती थी, अब वो घटनाएं होना बंद हो गया। तो ये है कि वो सिमट गए हैं, उसके संख्या बल में कमी आ गई, ताकत में कमी आ गई। तो अब उनको वो समर्थन मिल भी नहीं रहा है। तो धीरे धीरे सिमटते जा रहे हैं। और मैं समझता हूं कि बहुत कोई जल्दी नहीं कर सकता मैं, लेकिन ये है कि धीरे धीरे वो खत्म हो जाएंगे, खत्म हो रहे हैं। और शायद अगर मौका जनता एक बार और देगी तो इस समस्या से भी निदान दिलाने में आप कामयाब होंगे। कोई आदमी कितना दिन तक दहशत में रहना चाहेगा, भय में कितने दिन तक रहना चाहेगा। और बस्तर के लोग तो उन्मुक्त जीवन जीने वाले हैं, प्रकृति की गोद में पलने वाले हैं, उसके साथ खेलने वाले लोग हैं। और रात रात तक के उनके नृत्य चलता है, त्योहार खूब मनाते हैं। उनका आमा खाई चलेगा, माटी त्योहार चलेगा, त्योहार खूब चलते रहते हैं और खूब मस्ती में रहने वाले लोग हैं। अब वो नक्सली का दहशत में एक दूसरे के संकट निगाह देखते हैं, तो उस दौर से निकलना भी चाहते हैं लोग। चलिए, तो ये दौर बदलेगा, ये उम्मीद है आपको। एक सवाल ये भी है कि इस बार बीजेपी कहा जा रहा है कि आपके खिलाफ, आपकी छवि के खिलाफ एक चेहरा तलाश रही है उतारने के लिए, और अगर वो चेहरा नहीं मिलता है तो शायद पीएम मोदी का ही चेहरा आगे करके ये चुनाव लड़ा जाएगा। तो क्या आपका मुकाबला एक पीएम फेस के चेहरे से होने जा रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अब कर्नाटक में उसके मुख्यमंत्री थे, लेकिन प्रधानमंत्री के सामने कर दिया। वहां हिमाचल में उसके मुख्यमंत्री थे, उसके बाद भी पीएम को सामने कर दिया, लेकिन दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी पीट गई। अब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के सामने संकट है कि क्षेत्रीय नेताओं को सामने किया जाए कि केंद्रीय नेताओं के चेहरे के सामने किया जाए, क्योंकि दोनों जगह असफलता मिल रही है। तो ये संकट भारतीय जनता पार्टी में आ गया। इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी अब समझने लगी है, जैसे कि अरुण साहू ने कहा कि हम बुलडोजर चलाएंगे, मतलब वो योगी के रास्ते में चलना चाहते हैं, मोदी के रास्ते में नहीं चलना चाहते। आप उन्हीं की पार्टी में मतलब फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं कि मोदी जी को नहीं, योगी जी को भाई वो कह रहे हैं तो उसका अर्थ यही निकलता है। तो अरुण साहू जी प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के जी। अब वो मोदी के रास्ते में नहीं, योगी के रास्ते में चलना चाहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी स्वीकार कर चुकी है कि अब मोदी के जो आकर्षण है वो कम होते जा रहा है। चलिए, एक आखिरी सवाल, क्योंकि आपके पास वक्त की कमी है और राष्ट्रीय राजनीति में भी आप पूरा बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। आलाकमान जो है आपको प्रचार के लिए भी और स्ट्रैटेजी बनाने के लिए भी हर बार हर काम में बढ़ चढ़कर आपको आगे रख रही है। विपक्षी गठबंधन, विपक्षी एकता की बात की जा रही है, लेकिन उस एकता में शुरुआत में ही फूट पड़ जा रही है। आम आदमी पार्टी जिस तरह से अध्यादेश पर साथ न मिलने को लेकर नाराज है, तो आपको लगता है 2024 में विपक्षी एकता मंच जो है, जो महागठबंधन है, ये विपक्ष का हम वाकई में सार्थक होते हुए देख पाएंगे? देखिए, जब अभी शुरुआत में ही इतना कुछ हो रहा है। नहीं, नीतीश बाबू ने पूरे देश भर में घूम के सारे नेताओं से बात की और एक मीटिंग बुलाई।
और उसमें 16-17 दल के लोग आए। तो जब आप गठबंधन की बात करेंगे तो आपको बड़े दिल से, आपको खुले दिल से आपको आना होगा, तब जाके गठबंधन होगा। कुछ तुम चलो, कुछ मैं चलूं, तब तो पहुंचेंगे। लेकिन अब आम आदमी पार्टी बोले कि शर्त के आधार पे आप यदि राज्यसभा में हमारा समर्थन करेंगे तब हम गठबंधन में रहेंगे, नहीं रहेंगे, तो ये तो शर्त वाली बात है। तो वो तो फिर वो भारतीय जनता पार्टी के फायदा पहुंचाने वाला काम आप कर रहे हो। तो अभी शुरुआत है, कुछ दल और जुड़ेंगे, कुछ लोग हो सकते हट जाएं, लेकिन जो शुरुआत हुई है बहुत अच्छी हुई है। और हिमाचल में भी होने वाला 10-12 जुलाई को मैं समझता हूं कि काफी कुछ इसमें स्थिति स्पष्ट हो जाएगा और एक गठबंधन से भारतीय जनता पार्टी बहुत डरी हुई है। भूपेश बघेल